हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। इससे पहले वाले वीडियोस में जो है हमने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था और शेड्यूल पढ़ लिए थे, और उसके बाद में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जान लिया था। इसमें हम लोग जो है आर्टिकल जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये पहला पार्ट है, तो इसके बाद एक पार्ट और आएगा या फिर 2 पार्ट और आएंगे, तो वो भी आप देख लेना। बट इसमें जो है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं आर्टिकल, और जो इसमें कवर नहीं होंगे तो हम एंड में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना और डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल 1 आता है। तो आर्टिकल 1 जो है वो क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 1 बेसिकली नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है, यानी कि ये भारत के नाम के बारे में बताता है और इसका जो राज्य क्षेत्र का विस्तार होगा वो कितना होगा उसके बारे में बात कर रहा है। इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि भारत के नाम के बारे में बताता है, ये भी आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना कि आर्टिकल 1 जो है यूनियन का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहा है। फिर अगर हम देखें तो आर्टिकल 3 आता है। ये कह रहा है कि जो नए राज्यों का जो नाम का परिवर्तन होता है और जो नए और पुराने राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य स्थापित करना होता है, तो वो इसके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 3, यानी कि नए राज्यों के निर्माण के और उनके नाम परिवर्तन संबंधित है। फिर आर्टिकल 5 देखें तो ये बेसिकली आता है भाग 2 में, यानी कि नागरिकता वाले भाग से संबंधित है, और इसमें जो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित बात की गई है। फिर आगे बढ़ें तो आगे जो है आर्टिकल नंबर 14 है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर आ गया, जो कि भाग 3 से संबंधित है। तो इसमें जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी जो समानता का अधिकार है, उसमें जो है आर्टिकल नंबर 14 जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। अब इसका क्या अर्थ हुआ, तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि कानून के सामने, यानी कि अगर कोई कानून है तो उसके सामने सभी व्यक्ति समान रूप से हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये फंडामेंटल राइट जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें क्लियर करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, बट अभी के लिए जान लो कि विधि के समक्ष समानता जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल नंबर 15 की बात करते हैं। तो ये बेसिकली भेदभाव से संबंधित है कि इसमें जो कह रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ें तो आगे आर्टिकल नंबर 17 आता है, तो जो कि अनटचेबिलिटी के जो है एबोलिशन की बात करता है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई अस्पृश्यता जो है दिखाई जा रही है किसी के प्रति, तो वो एक प्रकार से कानूनी रूप से एक दंडनीय अपराध होगा, और इसके एबोलिशन की बात जो है आर्टिकल नंबर 17 कर रहा है। फिर आर्टिकल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब इसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी हुई हैं, यानी कि जो कि रहने की स्वतंत्रता दी हुई है, असेंबली बनाने की स्वतंत्रता दी हुई है, एसोसिएशन बनाने की दी हुई है, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की दी हुई है, उसके बाद मूव करने की एक स्थान से दूसरे स्थान, ट्रेड करने की, है ना। तो ये जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं होती हैं उसके बारे में आर्टिकल 19 बात कर रहा है। अब आगे समझे तो आगे आर्टिकल 21 है। ये आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, यानी कि आदमी की जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 21 हो गया। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 21A आता है। अब ये किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। अब ये शिक्षा की बात किसके लिए कर रहा है, तो जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए ये कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। तो इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया है 86 जो अमेंडमेंट हुआ है उस 2002 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। और एक और इसमें चीज़ आती है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो 2009 में आया है, वो भी जो है इससे रिलेटेड है। और ये दोनों ही जो हैं, ये अमेंडमेंट जो हुआ है और RT एक्ट जो है वो दोनों ही 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दी, ये याद रखना कि एक तो सबसे पहला कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुड़ा है जो कि 2002 में आया है, और उसके बाद जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इससे संबंधित है, ये 2009 में आया है, ठीक है। और दोनों मिला के जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो हुए हैं 1 अप्रैल 2010 को। फिर आगे समझे तो आर्टिकल नंबर 32 आता है, जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, यानी कि अगर आपके किसी मूलाधिकार का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें जो है संवैधानिक उपचार किस तरीके से, तो ये 5 जो रिट्स होती हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब 5 रिट कौन कौन सी हैं, तो 5 रिट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, परमादेश हो गया, उसके बाद उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिट्स जो हैं वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत ही दी गई हैं।
फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे जो है आर्टिकल नंबर 40 आता है। ये जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है। डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में आती है संविधान के, ठीक है। संविधान के भाग मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके चेक कर लेना। तो ये जो कह रहा है कि ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है, ठीक है, यानी कि जो पंचायती सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, पंचायत जो है कब जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। तो इसने जो है संविधान में भाग कौन सा जोड़ा, भाग जोड़ा है भाग 9 और अनुसूची जोड़ी है 11, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है आर्टिकल नंबर 43B, यानी कि ये जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। ये भी जो है डीपीएसपी का ही पार्ट है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, जो कि 2011 में आया था, ठीक है। उसके बाद देखें तो आर्टिकल नंबर 44, ये भी जो है डीपीएसपी से संबंधित है। इसमें जो है कह रहा है कि समान नागरिक संहिता की ये बात करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये बात करता है। उसके बाद देखें तो आर्टिकल नंबर 50 आता है। ये जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, यानी कि कार्यपालिका का क्षेत्र अलग होगा और न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अलग होगा, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 51A, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये आता है भाग 4A में, सही है। इसको जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कब जोड़ा है, ये जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में जो आया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये याद रखना। आर्टिकल 51 है जो कि एक ही आर्टिकल है, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आर्टिकल नंबर 52 है, ये बात कर रहा है भारत के राष्ट्रपति की, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 54 आता है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, उनके चुनाव की पद्धति क्या होगी और कौन कौन उसमें भाग लेगा। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 61 जो है वो ये बात करता है कि राष्ट्रपति को हटाना कैसे है, यानी कि उनके महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में ये बात कर रहा है। फिर आगे बढ़े तो आगे जो है आर्टिकल नंबर 72 आता है। अब ये जो आर्टिकल जो है ये बेसिकली राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है कि राष्ट्रपति किन किन स्थितियों में जो है क्षमा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना 3 स्थितियाँ होती हैं। पहला हो जाता है अगर कोई भी व्यक्ति यूनियन लॉ के तहत, यानी कि जो संघीय जो लॉ होते हैं उसके तहत अगर दोषी है, उसके बाद अगर वो मार्शल लॉ के तहत दोषी पाया गया है या फिर उसको मृत्यु की सज़ा दी गई है, ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है वो निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति अपना यूज़ कर सकता है किसी को क्षमा देने के लिए। तो आर्टिकल 72 संबंधित हो गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से। फिर आगे समझें तो आगे आर्टिकल नंबर 74 आता है जो कि एक मंत्रिपरिषद की बात करता है, जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 76 आता है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। ये है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना, जो भारत का अटॉर्नी जनरल होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ें तो आर्टिकल नंबर 79 आता है जो कि संसद के गठन की बात करता है कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। फिर आगे समझें तो आर्टिकल नंबर 108 यानी कि 108 जो कि जॉइंट सिटिंग की बात करता है दोनों सदनों की। अब यहाँ पे दोनों सदनों की जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। फिर आगे समझें तो आर्टिकल नंबर 110 आता है जो कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करता है कि धन विधेयक एक्चुअली में होगा क्या, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होंगे जिसकी वजह से वो धन विधेयक कहलाएगा। फिर आगे बढ़ें तो आर्टिकल नंबर 112 आता है। आर्टिकल नंबर 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि बजट के बारे में बात करता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 123 आता है, यानी कि ये जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, यानी कि जब संसद का सदन नहीं चल रहे होते हैं और कोई ऐसा विषय आता है जिस पे कानून बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तब जो है उस टाइम पे अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये जो है अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो आपको बता दिए हैं। आगे और भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट होंगे वो दूसरे वीडियो में आ जाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे जिससे जो है जो हमने नहीं पढ़े हैं और जो शायद मेरे से छूट गए होंगे वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको टेंशन मत लेना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर PDF चाहिए तो इसकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।